हाँ जी। क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बढ़िया। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर। सुना ही होगा इस टॉपिक के बारे में। बहुत ही कमाल का टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है, उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। वो अपने आप में ही 4 चैप्टर है। ठीक है। 4 कौन कौन से चैप्टर है? एक है आईयूपैक नोमेनक्लेचर, एक है आइसोमेरिज्म, तीसरा है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और चौथा है हमारा कौन सा? प्योरिफिकेशन एस्टिमेशन। तो हम पर्टिकुलरली पहले डील करेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में। और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग समझेंगे कि यार डिग्री ऑफ कार्बन, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में हमको डील करना है ना, तो डिग्री ऑफ कार्बन कैसे पता की जाती है। जैसे आपके पास में कोई एल्कोहल दे दिया, या फिर आपको एल्केन दे दिया, एल्कीन दे दिया, एल्काइन दे दिया, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है वो डिस्कस कर चुके हम लोग। ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन या फिर कोई भी उसका डेरिवेटिव दे दिया, तो उसके अंदर डिग्री ऑफ कार्बन कैसे पता करनी। ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये जो टॉपिक है ना, बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हम बेसिक्स की बात करते हैं ना, चैप्टर का नाम है बेसिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही कमाल का टॉपिक है, कैसे इसको यूज करना है, सबसे पहले कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, बहुत ध्यान से हम लोग समझ रहे होंगे। और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे लगाना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कैसे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगाया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही बेहतरीन लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम है गौरव बसवाल। ठीक है, जीवी सर आप लोग मुझे कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग डील कर लेते हैं डिग्री ऑफ कार्बन की। ठीक है। तो डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्टिकुलर हमारे पास में कार्बन कंपाउंड है, उसके अंदर, जैसे मैं मान लो मैं डील कर रहा हूं किसी भी कार्बन के साथ में, वो कार्बन और कितने कार्बन के साथ में अटैच्ड है। या तो हो सकता है वो केवल एक कार्बन से अटैच्ड हो, या हो सकता है वो 2 कार्बन से अटैच्ड हो, या फिर वो 3 कार्बन से अटैच्ड हो, या फिर 4 कार्बन से अटैच्ड हो। क्या वो 5 कार्बन से अटैच्ड हो सकता है? नहीं। अरे 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है ना मैक्सिमम। तो 5 तो बैलेंस ही हो नहीं सकती कार्बन की, तो वो मैक्सिमम 4 कार्बन से अटैच हो सकता है। यानी हमारे पास में जो कार्बन है, या तो वो 1 डिग्री हो सकता है, या वो 2 डिग्री हो सकता है, ये 3 डिग्री हो सकता है, ये 4 डिग्री हो सकता है। इस तरीके से चीजें चलेंगी। 1 डिग्री का क्या मतलब है? 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी कार्बन। नाम से ही पता चल रहा है केवल एक कार्बन से अटैच्ड होगा। 2 डिग्री का क्या मतलब है? 2 कार्बन से अटैच्ड होगा हमारा पर्टिकुलर कार्बन एटम, वो सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन आप लोग उसको बोल सकते हैं। 3 डिग्री का मतलब है वो 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, उसको हम टर्सरी कार्बन कहते हैं। ठीक है। 4 डिग्री, 4 डिग्री का मतलब वो क्वाटरनरी कार्बन उसको बोला जाता है, क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है। अब जैसे हमारे पास में एग्जांपल है, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, इसको अगर मैं ए नंबरिंग दे दूं, इसको मैं बी नंबरिंग दे दूं, इसको मैं ए ही बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं वही पता चल जाएगा। ठीक है। इसको मैं सी नंबरिंग दे दूं, इसको मैं डी नंबरिंग दे दूं, तो आप जब यहाँ पे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर कार्बन एटम है ना, ये जो पर्टिकुलर चूज करो, ये पर्टिकुलर कार्बन एटम, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है यार? मुझे तो केवल एक कार्बन से अटैच्ड होता हुआ दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर? 1 डिग्री होना चाहिए। बिल्कुल, ये 1 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच्ड है सर? ये भी एक कार्बन से अटैच्ड है। ये जो है इस कार्बन से अटैच्ड दिख रहा होगा, देखो बॉन्ड बनता हुआ, ये 1 डिग्री हो गया सर, प्राइमरी कार्बन इसको बोल सकते हैं। अगर मैं वी कार्बन एटम से आपके बारे में पूछूं कि बी कार्बन, आप कार्बन एटम से नहीं पूछूंगा, आपसे पूछना पड़ेगा। ठीक है। तो बी कार्बन किस तरीके का होगा? वो सर आई थिंक 1 2 3, ये सर 3 डिग्री होगा क्या? अरे बिल्कुल समझदार हो आप लोग, 3 डिग्री होगा। ये कार्बन एटम कैसा है सर? सी तो मुझे 2 डिग्री लग रहा है, ये तो सेकेंडरी है, ये बी से अटैच्ड है और डी कार्बन से अटैच्ड है। बिल्कुल सही है। और जब मैं डी के बारे में पूछूं, तो आप लोग बोलोगे सर ये तो सी से अटैच्ड है, इसको मैं ए ए बोल दूंगा। ठीक है। तो ये कैसा हुआ? ये डी कार्बन एटम 4 डिग्री हुआ। ठीक है। और ये जो जितने भी ए हैं वो सब 1 डिग्री हो गए, बी हमारा कैसा है 3 डिग्री हो गया, और सी हमारा 2 डिग्री हो गया, डी हमारा 4 डिग्री हो गया। इतना आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए दूसरे एग्जाम्पल के साथ में डील करते हैं। ये जो
कंपाउंड है ना, इसका नाम होता है, ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आप इसको बोल सकते हैं। मैं नंबरिंग दे देता हूं, जैसे इस कार्बन एटम को मैंने ए नंबरिंग दिया, इस कार्बन एटम को मैंने बी नंबरिंग दिया, बाकी सबको मैं सी नंबरिंग दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप देखोगे ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है, सी मतलब कार्बन, ठीक है। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो सी को यहां से हटा देते हैं, नॉर्मली अपन नंबरिंग यहाँ पे नहीं करेंगे, नॉर्मल वैसे डील कर देते, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन एटम है ये केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। ये जो एक कार्बन है ये 3 और कार्बन से, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, 3 कार्बन से अटैच्ड हुआ, तो इसको मैं 3 डिग्री बोलूंगा। दिस इज 3 डिग्री कार्बन। जितने भी बाकी के कार्बन एटम होंगे क्या वो 2 डिग्री होंगे? बिल्कुल। ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री। समझ में आया? ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा की जाए कि ये कार्बन एटम, ये कार्बन या जितने भी कार्बन एटम है उनकी डिग्री डिसाइड करने की कोशिश हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो ये कार्बन एटम इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, इस वाले कार्बन एटम से अटैच्ड है और इस वाले कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा? 3 डिग्री होगा सर। टर्सरी हो गया, बिल्कुल सही है। ये कार्बन एटम कैसा होगा सर? ये 2 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन एटम से अटैच। बहुत बढ़िया। इस कार्बन एटम के बारे में क्या बोलोगे? सर ये भी 2 डिग्री लग रहा मुझे तो। सर इस कार्बन एटम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो 1 2 3 3 डिग्री होगी। हाँ जी। ये कार्बन सर ये 2 डिग्री होगा, ये कार्बन ये 2 डिग्री होगा। बीच वाले कार्बन के बारे में क्या बोलोगे? सर ये भी 2 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। और अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करूं, याद करो हमने कुछ डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, जब हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसके अंदर हमने बात करी थी कि डिफरेंट तरीके हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के। उसमें हमने डिफरेंट तरीके देखे थे, जैसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन था, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन था, कंडेंस फॉर्मूला। तो ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ये जो डॉट है ना ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे भी है, ठीक है। जहां जहां पे आपको डॉट दिखेगा वहां सभी जगह कार्बन। तो क्या हम यहाँ पे उनकी डिग्री डिसाइड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं यार। तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री होगा। ये कैसा होगा? सर ये मुझे 3 डिग्री लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। ये भी 3 डिग्री लग रहा है सर मुझे, बिल्कुल सही है। ये मुझे सर 4 डिग्री लग रहा है, ये 4 डिग्री कार्बन है। कैसे? ये इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, ये इस वाले कार्बन से भी है, इससे भी अटैच्ड है, इससे भी अटैच्ड। बहुत बढ़िया, ये 4 डिग्री हो जाएगा। इनके बारे में क्या बोलोगे? ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ओके। इसके बारे में क्या बोलोगे? सर ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। तो क्या यहाँ पे कोई 2 डिग्री कार्बन दिख रहा है आपको? नहीं लग रहा। 2 डिग्री कार्बन यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। तो यहाँ पे 1 डिग्री है, 3 डिग्री भी है, 4 डिग्री भी है। अब एक सवाल बनता है अक्सर कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ऐसे इसी के साथ में हम समझ लेंगे अभी, ठीक है। तो वहां पे अपन को कैसे आंसर करना है, जैसे 1 डिग्री अपन हाइड्रोजन्स की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जब भी अपने पास में 1 डिग्री कार्बन होता है, 1 डिग्री कार्बन कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे 1 डिग्री कार्बन था, ठीक है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी, जितने भी ए कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं सभी के पास में कितने हाइड्रोजन्स है? सर 3 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होते हैं? 1 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं? 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ओके। जब हम बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन की, उसमें कितने हाइड्रोजन आपको दिखते हैं? जैसे 2 डिग्री का एग्जांपल, ये 2 डिग्री कार्बन है, क्या लिखा हुआ है? H2। इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन रखेगा। 3 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन का मतलब है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 1 हाइड्रोजन दिखेगा, ठीक है। और जब हम 4 डिग्री कार्बन की बात करेंगे ना, 4 डिग्री कार्बन पे कोई सा भी आप 4 डिग्री कार्बन ले लो, जैसे 4 डिग्री कार्बन, यार कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते? 4 बना सकता है। हाइड्रोजन तो बचेगा ही नहीं, हाइड्रोजन के लिए जगह ही नहीं बची ना, 4 कार्बन से वो पहले ही अटैच हो गया, तो हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं बच पाएगी। इसका मतलब 0 हाइड्रोजन। तो अगर हम पहले एग्जाम्पल के लिए
आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कितने यहाँ पे 4 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बड़ी ही आसानी से हम बता सकते हैं। जैसे अगर हम पहले एग्जांपल में देखें तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 ठीक है 3 4 और 5, मुझे 5 कार्बन दिख रहे हैं, 5 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है 5 1 डिग्री कार्बन है, इंटू हर एक पे 3 होते हैं, इसका मतलब कितना हो गया 15 यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। 151 नहीं है इसका मतलब, इसका बीच में मैंने लाइन खींच दी है, ठीक है 15 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है 15 प्राइमरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरा अगर हम बात करें कि कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन देखेंगे अपन, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, केवल एक कार्बन 2 डिग्री वाला है, इसका मतलब 2 इंटू 1 बराबर 2 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम इसकी 3 डिग्री की बात करते हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, केवल एक कार्बन 3 डिग्री है, 3 डिग्री मुझे एक ही दिख रहा है यहाँ पे, 3 डिग्री कार्बन एक ही है, उसमें 3 होते हैं, ठीक है तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है 3 डिग्री वाले। और अगर 4 डिग्री की बात करोगे, 4 डिग्री कार्बन पे तो आपको पता है 0 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आंसर कितना होगा 0 होगा। तो इस तरीके से अपन चीजें देख सकते हैं। सिमिलरली यही अप्रोच आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे ये कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन से यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, क्योंकि एक ही 1 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कितने होंगे, 3 डिग्री 3 इंटू 1 मतलब 3 आएगा, ठीक है। और अगर 2 डिग्री की बात करूंगा मैं, तो 2 डिग्री कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 इंटू 2 मतलब 10 यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 1 डिग्री कार्बन देख लिया, 2 डिग्री कार्बन देख लिया, 3 डिग्री कार्बन देख लिया और 4 डिग्री कार्बन भी देख लिया। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारा जो पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जिसमें कार्बन और किसी भी कार्बन एटम से अटैच्ड है ही नहीं, तो उस प्रकार के कार्बन को हम सुपर प्राइमरी कार्बन या फिर उस टाइप के कार्बन को हम 0 डिग्री कार्बन कह सकते हैं। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे हमारा कार्बन, अरे एक ही कार्बन होगा मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो दूसरे से तो अटैच हो ही नहीं सकता, या फिर 2 कार्बन भी अगर हैं, जितने भी कार्बन है लेकिन वो आपस में कनेक्टेड नहीं, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, ये इस कंपाउंड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में ये कार्बन और किसी कार्बन से अटैच्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एक कार्बन है। इसका नाम है ईथर, एक तरीका का डाई मिथाइल ईथर। ये जो डाई मिथाइल ईथर है ना, इसमें ये कार्बन ऑक्सीजन से तो कनेक्टेड है लेकिन किसी कार्बन से अटैच्ड नहीं है, कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली ये जो CH3 है ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है बट कार्बन से नहीं है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या बोलोगे, आप बोलोगे 0 डिग्री कार्बन या फिर सुपर प्राइमरी कार्बन। समझ में आया? अब ये जो डिग्री ऑफ कार्बन है ना, केवल कार्बन से रिलेटेड नहीं होता, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल्स भी डिग्री आपसे पूछा जा सकता है। कोई मॉलिक्यूल आपको दे रखा होगा, उससे पूछेगा कि डिग्री ऑफ एल्कोहल बताइए, यहाँ पे ये किस प्रकार है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। सिमिलरली एमीन में हम चीजें देखेंगे। हमने कार्बन की डिग्री कैसे डिसाइड की थी, कार्बन और कितने कार्बन से अटैच्ड है, और कितने कार्बन से अटैच्ड है, उस बेस पे हम बताते थे। अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया है, कार्बन के साथ में लगा दिया है एक OH ग्रुप। ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी डिग्री जो होगी ना, वही हमारे एल्कोहल की डिग्री होगी। लिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू कार्बन विच इज कनेक्टेड और अटैच्ड टू द OH ग्रुप। यानी अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, ये जो OH ग्रुप है ये इस पर्टिकुलर कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये 2 डिग्री है, तो उसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल आप इसको बोलोगे, या फिर आप इसको 2 डिग्री एल्कोहल बोलोगे। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लिया। अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं, ये हमारा OH ग्रुप है, ये किस कार्बन से अटैच्ड है सर, इस कार्बन से, ये डॉट लगा हुआ है ना, तो ये कार्बन है, ये इस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड है, और साइक्लोहेक्सेन के इस कार्बन से भी अटैच्ड है। तो सर इसकी तो 3 डिग्री हो जाएगी, इसका क्या होगा,
आई थिंक सर ये 2 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत सही सीख रहे हो आप। ये 1 डिग्री होगा, बिल्कुल सही है। इसकी बात करोगे, दिस इज 1 डिग्री। और इस कंपाउंड का नाम ही टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, तो ये 3 डिग्री है। कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल बोलोगे इसको आप, ठीक है, या फिर आप इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हो। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि क्या 4 डिग्री अल्कोहल हो सकता है? क्या आप लोगों ने कभी सुना है 4 डिग्री अल्कोहल के बारे में? क्या पॉसिबिलिटी होगी कि कार्बन है ये और टोटल 4 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, और एक OH से अटैच्ड है और एक टोटल 4 कार्बन से, ये पॉसिबिलिटी, क्या आपको लगता है पॉसिबिलिटी हो सकती है? सोचो जरा। मुझे तो नहीं लगता भाई साहब। कार्बन कभी आपने देखा 5 बॉन्ड बना रहा है, वो ही 5 सिंगल बॉन्ड, मतलब 5 बॉन्ड बन ही नहीं सकते पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है, ठीक है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो नहीं लगती मुझे, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। अब एक बहुत ही कमाल का सवाल अपन देखने जा रहे हैं, बिल्कुल अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल नजर गड़ा के देखो। ये कंपाउंड है फिनॉल, फॉर्मूला होता है इसका C6H5OH। सुना होगा घर पे फिनाइल फिनाइल बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। फिनाइल अलग चीज होती है, लेकिन सुना तो होगा आप लोगों ने ना, ठीक है। तो फिनॉल जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C6H5OH इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसकी मैं आपसे पूछूं डिग्री, डिग्री डिग्री क्या होता है, डिग्री, इसकी अगर मैं आपसे डिग्री पूछूं, डिग्री क्या होगी इसकी? 2 डिग्री अल्कोहल बोलोगे सर? 2 डिग्री अल्कोहल है ना। और उम्मीद करोगे कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सर, और हमने तो टिक कर दिया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया हमारा आंसर। तो भाई साहब ये गलत आंसर है। क्या बोलोगे? 2 डिग्री अल्कोहल नहीं हो सकता है कभी भी। फिनॉल doesn't have a degree, there is no significance of the degree for the phenol molecule। इसका कोई विश्वास नहीं है भाई साहब डिग्री विग्री में। डिग्री, हम तो स्किल लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वी बिलीव इन स्किल्स, वी डजंट बिलीव इन द डिग्री। डिग्री, व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ऐसा कहता है फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती है। ये क्या होता है भाई साहब? अल्कोहल से डिफरेंट है, इट इज डिफरेंट, इट इज अ डिफरेंट कंपाउंड फ्रॉम द अल्कोहल। जब हम पर्टिकुलरली अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12 के अंदर, ठीक है, तो वहां पे आपको पता है अल्कोहल अलग तरीके से पढ़ा जाता है, अल्कोहल की रिएक्शंस अलग होती हैं, अल्कोहल की प्रॉपर्टी अलग तरीके से देखी जाती हैं, फिनॉल की कुछ अलग नेचर, फिनॉल कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, उसकी रिएक्शन अलग है, ये अलग कैटेगरी है फिनॉल। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एमीन की। एक बार मैं आपको रिकैप देता हूं कि जब हमने अल्कोहल के साथ में देखा था, तो कार्बन की डिग्री के अकॉर्डिंग हम अल्कोहल की डिग्री बताते थे, लेकिन जब हम एमीन के साथ में डील करते हैं ना, तो एमीन में चीजें थोड़ी अलग तरीके से चलती है। नाइट्रोजन कितने कार्बन एटम के साथ में अटैच्ड है, कितने कार्बन एटम के साथ में अटैच्ड है? अगर ये 2 कार्बन के साथ में अटैच्ड होगा, इसको हम 2 डिग्री बोलेंगे, 2 डिग्री अमीन। अगर ये केवल एक कार्बन के साथ में अटैच्ड होगा, ये 1 डिग्री अमीन कहलाएगा। अगर ये टोटल 4 कार्बन के साथ में अटैच्ड है, तो इसको हम, अगर हमारा नाइट्रोजन 4 कार्बन के साथ में अटैच्ड है, तो वो 4 डिग्री कहलाता है। अब बोलोगे सर नाइट्रोजन तो 4 कार्बन के साथ में अटैच हो नहीं सकता, इसकी तो वैलेंसी 3 होती है, वो मान रहा हूं मैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा, पॉसिबिलिटी हो गई। क्वाटरनरी एमीन इसको बोला जाता है। तो ये किसका केस है? ये 2 डिग्री वाला केस हुआ। ये कैसा केस हुआ? ये 3 डिग्री वाला केस हुआ। ये 4 डिग्री वाला केस है, ये 1 डिग्री वाला केस, ठीक है। यहां पे चीजें थोड़ी सी अलग चलती हैं डिग्री ऑफ कार्बन से और डिग्री ऑफ अल्कोहल से। वहां पे क्या था, अल्कोहल के अंदर कार्बन की जो डिग्री होगी उस बेसिस पे हम अल्कोहल की डिग्री बताते हैं। एमीन में ऐसा नहीं होता है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है उस बेसिस पे आपको बताना होता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है? केवल एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। दिस इज 1 डिग्री एमीन। अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करूं, तो ये 2 डिग्री एमीन है। समझ में आ रहा है? ये इसकी बात करो, ये इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब ये 3 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल है।
कैसे इनका नोमेनक्लेचर करा जाएगा, जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे सारी चीजें। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल, इसमें पॉजिटिव चार्ज तो लगा दो क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो टोटल 4 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 4 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इसको क्वाटरनरी एमीन बोल सकते हो, इसको टर्सरी एमीन बोल सकते हो, इसको सेकेंडरी एमीन बोल सकते हो, उसको प्राइमरी एमीन बोल सकते हो। एग्जाम्पल और देख लेते हैं कुछ यहाँ पे। एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल की तो कोई कमी नहीं रहने वाली है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब पूरा पूरा अगर आप, मैं अश्योर कर सकता हूँ आपको कि अगर आप मेरा पूरा लेक्चर देख लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, और मैं ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल बीच में चीजें छोड़ दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस, सारी चीज डिस्कस होंगी, सारे चैप्टर मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं सारे चैप्टर डालने वाला हूँ, पहले ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक के भी चैप्टर होंगे, फिर फिजिकल केमिस्ट्री। तो आराम से आप, अगर कोई बच्चा डेडिकेटली यहाँ पे पढ़ना चाहता है, पढ़िए, आराम तैयारी करिए, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। तो अगर कोई यहाँ से पढ़ लेता है बच्चा तो आराम से वो एनआईटी और आईआईटी में जा सकता है। मैं इतना कोर्स, इतना चीजें आपको अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना। अब यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, ये जो नाइट्रोजन है ये 2 डिग्री किस मतलब सेकेंडरी एमीन का एग्जांपल होगा। ये पिरिडीन का एक डेरिवेटिव टाइप आप देख रहे हो यहाँ पे। ये जो नाइट्रोजन है ये इस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड, ये 2 डिग्री बोल दो उसको, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री, और ये जो है ये 1 डिग्री का एग्जांपल है। अब देखो जरा, ये जो कंपाउंड है इसको हम एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका, C6H5NH2। ओके, जैसे फिनॉल में देखा था इसकी डिग्री नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी डिग्री होती है। फिनॉल में डिग्री नहीं होती है, ठीक है, एनिलीन में डिग्री होती है। दोबारा से बोल रहा हूं, फिनॉल में डिग्री नहीं होती है, फिनॉल डज नॉट हैव एनी डिग्री, लेकिन एनिलीन हैव, एनिलीन की डिग्री होती है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, ये 2 डिग्री का एग्जांपल, सॉरी ये 1 डिग्री का एग्जांपल है, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना, 1 डिग्री अमीन है ये। एनिलीन इज अ 1 डिग्री अमीन। ठीक है, एनिलीन इज अ 1 डिग्री अमीन। ठीक है, ये कैसा होगा, दिस इज 1 डिग्री अमीन। ये कैसी अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन का एग्जांपल है। और ये कैसी अमीन हुई, ये 3 डिग्री अमीन का एग्जांपल। समझ में आया यहाँ तक चीजें, आई थिंक समझ में आई होगी। अब कुर्सी की पेटी बांध लो भाई साहब, बहुत ही कमाल का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। टॉपिक का नाम है, नाम इसके 4 होते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE, ठीक है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या फिर हम इसको अनसैचुरेशन इंडेक्स UI भी कह सकते हैं। DU का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। होता क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, बहुत ही कमाल का टॉपिक है। जैसे मान लो हमारे पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है या फिर उसके अंदर रिंग है, तो हम क्या करते हैं, उसकी DU निकालने के लिए उसको कन्वर्ट करते हैं ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए या तो उसके अंदर क्या होगा, रिंग होगी, या फिर उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसके अंदर पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है रिंग भी है, पाई बॉन्ड भी है, जैसे बेंजीन का एग्जांपल देख लो। तो उस ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ के ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। इसमें बदलते हैं ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। इस दौरान हमको कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ने होते हैं। कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको जोड़ने पड़ रहे, उस बेसिस पे उसकी DU होती है। मान लो आपको इस पर्टिकुलर केस में ये हमारा क्या इथीन मॉलिक्यूल है, इस इथीन मॉलिक्यूल को एथेन में कन्वर्ट करने के लिए, ओपन चेन तो पहले से था लेकिन सैचुरेटेड नहीं था, अनसैचुरेटेड था। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो अपन जानते हैं, तो इथीन जो था वो अनसैचुरेटेड था, ओपन चेन। ये ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए इसको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इधर एक हाइड्रोजन लगेगा, इधर एक हाइड्रोजन लगेगा, जिसमें बदल जाएगा एथेन मॉलिक्यूल के अंदर। कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ने पड़ रहे हैं, केवल एक। इसका मतलब DU कितनी हुई, एक। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको पता है एक सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है,
ठीक है। एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है, दो पाई होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो पाई को तोड़ने के लिए ओपन चेन में कन्वर्ट करोगे तो आपको दो H2 मॉलिक्यूल जोड़ने पड़ेंगे ना यार। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड तोड़ा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ो, इधर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यहाँ पे जोड़े हैं। इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हुई, 2। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एक H2 मॉलिक्यूल देना पड़ता है। इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होती है सर। अब दूसरा एग्जांपल, ये तो केस 1 हुआ। केस 2 की बात करूं, रिंग अगर दे रखी है, साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है, उसके केस में साइक्लिक कंपाउंड को आपको बदलना पड़ेगा ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H2 मॉलिक्यूल जोड़ने पड़ेंगे, H2 मॉलिक्यूल जोड़ने पड़ेंगे, मॉलिक्यूल जोड़ने पड़ेंगे। अब जैसे ये जो साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, यहां पे जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा बताओ, सोचो जरा। यहां पे बनेगा बॉन्ड टूटा, कितने कार्बन थे, टोटल 5 कार्बन थे, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा, ठीक है। पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे 3 हो चुके हैं, तो ये कंपाउंड बना। तो इसके लिए आपने कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़े हैं, एक। क्या बोलोगे, एक। डी बराबर 1। यहां पे भी कुछ इस तरीके का केस आपको देखने को मिलेगा, 5 ये बॉन्ड तोड़ा और इस तरीके से आपने चीजें बना दी। सिमिलरली यहां पे बॉन्ड टूटा और 4 कार्बन की आपने ओपन चेन कंपाउंड बना दिया। जैसे इस कंपाउंड का नॉर्मल हेक्सेन नाम होगा, आपने साइक्लोहेक्सेन को नॉर्मल हेक्सेन में बदल दिया, आपने साइक्लोपेंटेन को नॉर्मल पेंटेन में बदल दिया है, आपने नॉर्मल ब्यूटेन में बदल दिया है साइक्लोब्यूटेन को। तो इस केस में केवल आपको एक H2 मॉलिक्यूल देना पड़ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे 1 होगा। सिमिलरली अगर आप 3 मेंबर्ड का साइक्लोप्रोपेन भी लोगे ना, उसके केस में आपको एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं, एक H2 मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा। यानी मैं एक ऐसी ट्रिक बना सकता हूं, यहां पे क्या ट्रिक हो सकती है कि एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एक DU, एक पाई बॉन्ड मतलब एक DU, ठीक है, एक रिंग मतलब एक DU। तो सवाल एक टाइप का ऐसा हो सकता है, आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे जिसमें पाई बॉन्ड भी है या केवल पाई बॉन्ड है, या ऐसा हो सकता है केवल रिंग है, या फिर ऐसा हो सकता है पाई बॉन्ड भी है रिंग भी है। तो क्या करना होगा, स्ट्रक्चर देखनी है, एक पाई बॉन्ड मतलब एक DU, ठीक है, दो पाई बॉन्ड मतलब दो DU, तीन पाई बॉन्ड मतलब तीन DU, या फिर ऐसा हो सकता है 3 रिंग है, एक रिंग है, 2 रिंग है। उस बेसिस पे हम यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर अनसैचुरेशन इंडेक्स या फिर हम बात कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी की, ठीक है। क्या करना होता है, H2 मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बना रहे होते हैं। तो ये तो हुआ पहला वाला केस जहां पे आपको स्ट्रक्चर दे रखी होती है, DU पूछता है। दूसरा केस क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे लेते हैं, पहले अपन डील करते हैं, ठीक है, कि जहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, स्ट्रक्चर दे रखे। दूसरा केस क्या होगा, जहां पे फॉर्मूला दे रखा होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। तो 2 केस यहाँ पे बन सकते हैं, दोनों ही केस यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले जैसे यहाँ पे बात करते हैं, ये पर्टिकुलरली कंपाउंड कौन सा याद करो, अभी डिस्कस किया था, इस कंपाउंड का नाम है फिनॉल। फिनॉल के लिए अगर आपसे पूछिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्या बोला मैंने, कितने पाई बॉन्ड है, कितनी रिंग है, दोनों जोड़ दो, बराबर हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के। कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड और एक रिंग भी है ना, तो कितने हुए, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, मतलब वैल्यू ऑफ द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां पे कितनी हो गई, 4। ओके, दूसरा एग्जांपल देखो, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक सिग्मा है एक पाई है। मुझे किस बात से मतलब है, पाई से। और इसके लिए तो अभी कैलकुलेट ही हमने कर ली, कितनी आई वैल्यू इसके लिए, इसकी 4 आई और एक 5। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे 5 आ जाए।
यहां पे डिस्कस करो 1, 2, 3 और एक 4। रिंग का भी तो होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4। यहां पे कैसे बोलोगे? 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कितने पाई बॉन्ड है? 1, 2, 3, 4, 5 और 2 रिंग है, तो 7 हो गया। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम होता है नैफ्थलीन। ठीक है, ये कंपाउंड है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन के लिए वैल्यू कैसे दिखेंगे? यहां तक तो देख ही लिए, या डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो। 1, 2, 3, नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और कितनी रिंग है? 3 है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 3 हो जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 10 हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, चौथा पाई बॉन्ड। 4 तो पाई बॉन्ड की वजह से आ गए हैं और 3 यहां पे रिंग है, तो 4 और 3 7, कितना हुआ? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 7 हो गया। ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। एक पाई बॉन्ड, बिल्कुल, एक दूसरा पाई बॉन्ड हो गया। 2 कितनी रिंग है? एक रिंग, दूसरी रिंग और तीसरी रिंग। इसका मतलब 3 और 2 5। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर दिस कंपाउंड वुड बी 5। जब अपन बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड, बहुत ही ध्यान से देखना इस कंपाउंड को, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, जल्दीबाजी कभी नहीं करनी लाइफ में, बहुत आराम आराम से चीजें समझनी है। ठीक है, 3, 4, 5, 6, कितनी रिंग हुई? देखो 3 और 3 6, तो पाई बॉन्ड हुए। 6 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। 3 रिंग है, ध्यान से देख लो एक बार। 3 ही 5 रिंग है। अरे ये भी तो रिंग होगी यार, भूल जाते हो आप लोग। ये भी तो रिंग है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, तो ये 5 रिंग हुई। यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? 11 आएगा। जल्दीबाजी नहीं करनी। ठीक है, यहां पे जब बात करोगे OCH3 है, OCH3 और CO C डबल बॉन्ड O वाला केस अलग होता है, तो जल्दीबाजी में इसको काउंट मत कर जाना, ये अलग केस है, काउंट नहीं करना है ना। एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड और 2 रिंग, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ? 4 हो जाएगा। तो बहुत बेसिक बेसिक से एग्जांपल बात करें। अब एक चैप्टर है हमारे क्लास 12 के अंदर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें बहुत ही कमाल कमाल की स्ट्रक्चर दे रखी है। ठीक है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि भाई साहब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में क्या है, स्ट्रक्चर देगा एग्जामिनर, पूछ सकता है। अब स्ट्रक्चर वो आगे से आपको दे दे, ठीक है, और आपसे पूछ ले, तो हो सकता है कि वो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बना दे। तो मैं फॉर द सेफर साइड आपके लिए कुछ स्ट्रक्चर लेके आया हूं, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक पाई बॉन्ड इधर है, बैरोनल इस कंपाउंड को बोलते हैं। कुछ टाइप के बायोमोलिक्यूल्स या फिर ड्रग्स में एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसमें डिस्कस करते हैं सारी चीजें, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। ठीक है, ये कुछ टाइप के कंपाउंड हैं। सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन का सुना होगा एग्जांपल। ऊपर नीचे जाते हैं, जिससे हमारा मूड डिसाइड होता है कि हम हैप्पी होंगे, सैड होंगे, ये सब डिसाइड यही करते हैं ना, केमिकल से। केमिकल लोचा होता है। तो एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, ठीक है, तीसरा पाई बॉन्ड और एक रिंग है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे कितना आएगा? 4 आ जाना चाहिए आप सभी का। सही है ना? कोई और पाई बॉन्ड नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, चौथा पाई बॉन्ड, पांचवा पाई बॉन्ड, छठवा पाई बॉन्ड, सातवां पाई बॉन्ड, आठवां पाई बॉन्ड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी रिंग है? 1, 2, 3। ठीक है, तो 8 और 3 11। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर द बेरियम वुड बिकम 11। ठीक है, सेरोटोनिन की जब अपन बात करेंगे, तो सेरोटोनिन भी एक ऐसा कंपाउंड है, स्ट्रक्चर दे रखी है, पूछ सकता है एग्जामिनर। 1, 2, 3, 3 और 2 5, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसके लिए हो गया 5। फॉर द सेरोटोनिन व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? स्ट्रक्चर दे दे एग्जामिनर, बता सकते हो आराम से। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, कभी आपने खांसी की दवाई ली हो, सिरप ली हो, तो उसमें ये पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया जाता है, ब्रोमफेनरामीन बोलते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग होता है ये। ठीक है,
अब इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो हम बता नहीं सकते क्या? बिल्कुल बता सकते हैं, स्ट्रक्चर देगा और बता देंगे, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6 और 2 रिंग, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ? 8 हो गया। इसके लिए कितना होगा? एक रिंग हो गई, और इसके लिए तुमको पहले से पता है 4 होता है, तो 4 और 1 5 हो गया, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बिकम 5 फॉर दिस कंपाउंड। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं भाई साहब इन कंपाउंड हिस्टामिन, ठीक है, रेनिटिडीन सेमिटिडीन करके कुछ कंपाउंड होते हैं, ये भी कुछ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती हैं, उसमें यूज आती हैं, मतलब एंटी एलर्जिक टाइप की कुछ ड्रग है ये। तो इनमें पूछ सकता है एग्जामिनर 1 2 और 1 रिंग, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 3 हो जाना चाहिए आप सभी का आंसर। ठीक है जी, 1 2 3, 3 तो यहां से आया, एक पाई बॉन्ड है इधर। अब ध्यान से देखना भाई साहब, 3 तो इधर से आया है, एक इधर से आया, साइनाइड दे रखा है। कभी साइनाइड की स्ट्रक्चर देखी है? साइनाइड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको इधर लिख लो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, मतलब 2 पाई बॉन्ड है, तो इनको भी काउंट करना, जल्दीबाजी में भूल मत जाना। एग्जामिनर ने मतलब साइनाइड लिख दिया तो इसका मतलब वो सी ट्रिपल बॉन्ड एन की बात कर रहा है, तो 3 यहां से और 3 यहां से, तो इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 6 आएगा। ठीक है जी। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं 1 2 और 3, 3 यहां से हो गया, और इसकी बात कर लोगे, एक पाई बॉन्ड इधर है, NO2 दे रखा है, NO2 की स्ट्रक्चर भी अपन को आनी चाहिए। NO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, नाइट्रो की अगर हम स्ट्रक्चर बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर, तो एक पाई बॉन्ड यहां पे भी है, तो 3 4 और 1 5, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर द रेनिटिडीन वुड बिकम 5। प्रेजेंस ऑफ माइंड अपन को रखना है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सवाल कर सकते हैं केमिस्ट्री के। चलिए अब आगे देखते हैं। ये होते हैं मॉर्फिन हेरोइन कोडीन, जैसे नार्कोटिक ड्रग होती है, नार्कोटिक मतलब कुछ नशीली दवाइयां होती हैं, जिनको हम एब्यूज ड्रग भी कहते हैं। ये पर्टिकुलरली ड्रग, जैसे बहुत कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, कोडीन मॉर्फिन अफीम चरस गांजा हेरोइन, ये सब जो एग्जांपल्स हैं दे आर दी नार्कोटिक ड्रग्स और दी एब्यूज ड्रग। जैसे अगर हम ये स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर को देखकर, इस स्ट्रक्चर को देखकर, इस स्ट्रक्चर को देखकर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना चाहे तो क्या हम निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ठीक है। और क्या क्या चीज है यहाँ पे? एक पाई बॉन्ड इधर भी है, तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। फॉर द सेपर साइड हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं ताकि भूलें ना। 4 तो पाई बॉन्ड, कितनी रिंग है यहाँ पर? 1 2 3 4, और एक रिंग ये भी दिखनी चाहिए आपको। ये जो रिंग है, ये रिंग है भाई साहब, ये कोई मतलब आपको रिंग दिखनी चाहिए। ये कुछ इस तरीके का केस दे रखा है, इसको अगर हम बाहर निकाल के देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, इधर इधर भी एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग दे रखी, इस तरीके की एक रिंग है ये। ठीक है, तो ये भी काउंट होगी, तो 4 तो पाई बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 और 1 5, तो इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? du फॉर दिस कंपाउंड विल बिकम 9। ऐसे ही अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं, तो बाकी की स्ट्रक्चर इसमें सेम ही है। कहां पे डिफरेंस आ रहा है? फिर इस पर्टिकुलर केस में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे OAC, यहाँ पे OAC, ठीक है, OH की जगह, तो बाकी चीजें सब सेम है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आना चाहिए? 9 ही आएगा। ठीक है, OAC लिखा हुआ है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर भी बना के देखनी पड़ेगी, क्योंकि OAC का क्या मतलब होता है? AC का मतलब यहाँ पे एयर कंडीशनर नहीं है, इसका मतलब होता है CH3C डबल बॉन्ड, तो इससे डिफरेंस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है भाई साहब यहाँ पे बदल जाती है थोड़ी सी, CH3C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब ये है, तो एक पाई बॉन्ड ये काउंट होगा, एक पाई बॉन्ड इधर काउंट होगा, इसका मतलब 1 2 3 4, 4 और 2 6 हो जाएंगे, तो 6 तो पाई बॉन्ड है यहाँ पे, और रिंग वही सेम रहेंगी, 1 2 3 4 और 1 5, तो इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वुड बिकम 11। क्लियर हुआ हम सबको? दोबारा से बता देता हूं क्या किया हमने।
जो OAC होता है ना, इसका मतलब होता है एसिटिल, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन से वो कनेक्ट हो गया। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में काम में आएगा ना यार, बिल्कुल काम में आएगा। तो इसको हम काउंट करेंगे। बाकी पाई बॉन्ड इसके बराबर ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो 6 पाई प्लस 5 रिंग बराबर 11 इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, इधर भी एक पाई बॉन्ड है, तो 4 तो पाई बॉन्ड हो गए। बाकी रिंग उतनी ही है, 5 रिंग है। एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है, एक रिंग ये काउंट हो जाएगी, एक रिंग ये काउंट होगी और एक रिंग ये काउंट। तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या आंसर होगा यहाँ पे? 4 और 5 9, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने कॉफी पिए कभी, बिल्कुल पी होगी, कॉफी में एक कैफीन नाम का सब्सटेंस होता है। तो जो कैफीन होता है वो एक टाइप का क्या है, कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड हुए? 4 पाई बॉन्ड। कितनी रिंग है? 2 रिंग है। कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा सर? 6 होगा ना, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। सिमिलरली कभी चाय पी है? बहुत लोग होते हैं जिनको चाय पसंद होती है, बहुत लोग होते हैं जिनको कॉफी पसंद होती है, कुछ लोग टी पर्सन होते हैं, कुछ लोग कॉफी पर्सन होते हैं। ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप किस टाइप के पर्सन है भाई, और इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बताइए। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, और एक रिंग भी है। तो कितना आंसर आएगा? कितना आ रहा है? 1 2 3 4 एंड 5। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे 5 हो गया। इसके लिए क्या बताओगे? एक पाई बॉन्ड है, 3 रिंग है, पाई बॉन्ड और तो दिख नहीं रहा, तो 4 आ गया इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला केस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को इस प्रकार से होता है कि आपको स्ट्रक्चर दे रखी होती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा जाता है। दूसरा टाइप का केस क्या होता है? आपको फॉर्मूला गिवन होता है, जैसे आपको यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूला गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और पूछा जाता है आपसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है। वो फॉर्मूला क्या है? 2C + 2 - H - X + N डिवाइड बाई 2। कहीं कहीं पे इसी फॉर्मूले को C + 1 माइनस H, ठीक है, माइनस x minus 9 minus n, not 9 because it is n, डिवाइड बाई 2, इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है। मैं इसको प्रेफर करता हूं क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है इस केस में। तो मैं प्रेफर करता हूं ये फॉर्मूला याद रखना, 2C + 2 माइनस H माइनस X डिवाइड बाई N डिवाइड बाई 2। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ना, कितना कमाल का टॉपिक है, इसका यूज कहां पे होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। पर्टिकुलरली यहाँ पे अप्लाई, इसका पर्टिकुलरली एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कभी सवाल ऐसे नहीं आता कि बताइए यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। सवाल कुछ अलग तरीके से आता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आपसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है, ब्यूटाइन है, इसके लिए पूछा जाए तो क्या होगा? 4 × 2, यहाँ पे C का मतलब क्या है? कार्बन है, H का मतलब हाइड्रोजन है, X का मतलब हेलोजन है, N का मतलब नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है। 4 × 2 + 2 -6, और कोई एलिमेंट है नहीं, डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 8 + 2, 8 + 2 मतलब 10 - 6 डिवाइड बाई 2, 4/2 = 2। इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आएगा। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, आपको पता है कैसे निकालना है? 2 × 5 + 2 -10 - 2 डिवाइड बाई 2। तो क्या हुआ? 10 + 2 -12 डिवाइड बाई 2, मतलब 12 - 12 बराबर कितना हो? 0 होगा। तो इसके लिए 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है जी।
अगर मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, ऑक्सीजन का तो कोई रोल होता नहीं है, तो डायरेक्टली कैसे निकालोगे? 2 into 3 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, सिंपल कैलकुलेशन है। 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना आएगा? 1 इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा। सही है। अब ये जो पर्टिकुलरली कंपाउंड दे रखा है, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, क्या लिख सकता हूं इसको मैं, क्योंकि फॉर्मूले की बात चल रही है ना, तो इसको मैं CHO2 माइनस लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर अगर मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखना चाह रहा हूं तो कैसे निकालूंगा? कार्बन कितने हैं उसको मल्टीप्लाई 2 के साथ में कर दो, प्लस 2 हाइड्रोजन कितने हैं वो माइनस कर दो। ऑक्सीजन का कोई रोल होता नहीं है, माइनस का भी कोई रोल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 2 प्लस 2 मतलब 4, 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 3/2। कितना आंसर आया? 1.5। सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1.5 हो सकता है, मतलब हमको 1.5 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ने पड़ेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऐसे 0.5 भी आ सकता है। अब ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे रीजन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये अपनी जगह पे रुकता नहीं है, ये क्या करता है? डीलोकलाइज होता रहता है। और जब डीलोकलाइज होता है तो जो ये नेगेटिव चार्ज है, अगला जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, O माइनस डबल बॉन्ड O। तो होता क्या है, जो ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड नहीं एक्चुअल में, ये यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और इस बॉन्ड के अंदर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0.5, थोड़ा सा आपको मतलब ना तो 1 आ रहा है ना ही 2 आ रहा है, तो बीच में आ रहा है। ठीक है, जो डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 1.5 प्रेजेंट होगा, यहाँ पे 1.5 प्रेजेंट होगा। जो बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं ना अपन, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1.5 आएगा, इसका भी 1.5। तो इस तरीके से निकालना होता है। अब जैसे अपन बात करते हैं पिरिडीन मॉलिक्यूल C6H5N की। पिरिडीन मॉलिक्यूल याद है क्या निकाला था आंसर? देखते हैं क्या निकाला था, अभी फॉर्मूले से भी उसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, 12 प्लस 2 माइनस 5, और नाइट्रोजन केस में आपको जोड़ना होता है और हेलोजन केस में घटाना होता है। तो 14 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 8/2, सॉरी 12 प्लस 2 14, 14 माइनस नाइट्रोजन के केस में अपन को जोड़ना है। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर? देख लेते हैं, चलिए सिंपल कैलकुलेशन ही तो करनी है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। 10/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, C6H5N की बात कर रही है, पिरिडीन नहीं है, सॉरी ये पिरिडीन नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट कंपाउंड। पिरिडीन होता तब तो, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता C5H5N, यहाँ पे 5 सही है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ जैसे यहाँ पे C5H5N की बात करता हूँ, तो वो कितना आंसर निकालेगा? 10 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा? 12 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो 8/2 मतलब 4 आएगा। पिरिडीन की स्ट्रक्चर याद है, कुछ इस प्रकार की होती है, तो ये कुछ अलग मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या मॉलिक्यूल है? जब अपन पढ़ेंगे सारी चीजें, जब अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें, मतलब एक्चुअल में जो यूज होता है ना इस चीज का, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, वो आइसोमर्स बनाने के दौरान होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते हैं, मतलब पढ़ेंगे वो सारी चीजें, बट थोड़ा ध्यान से समझ लो, मतलब सुन लो केवल, कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जब हम बनाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी रिंग है, कितने डबल बॉन्ड है, उस बारे में इंफॉर्मेशन होंगी, तभी तो अपन डील कर पाएंगे ना कंपाउंड के साथ में। बाकी यहाँ पे देखो 12 प्लस 2 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 14 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 कितना आंसर आया? 6 डिवाइड बाई 2 3 आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। ये मॉलिक्यूल याद है, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज के लिए बहुत कमाल का क्वेश्चन है, ग्लूकोज के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या निकालेंगे? तो 12 प्लस 2 माइनस 12 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब कितना आंसर आया? 2/2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 12 और 12 तो कट गए आपस में।
तो 1 होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो आपने कभी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखी हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर लो या फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर लो, तो उसमें CHO ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O। तो इसका मतलब एक पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड का मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, यहां पे क्या होगा, 10+2 माइनस, हेलोजन के केस में घटाना होता है, माइनस करना होता है जितना भी नंबर है उसका, और नाइट्रोजन केस में जोड़ना पड़ता है। तो -2 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 सॉरी इसमें हाइड्रोजन की नंबर तो अपन ने जोड़ी नहीं। हाँ, 10+2 -6 -2, तो कितना आंसर आएगा, -2 से +2 तो घट ही गया। ठीक है, इसका मतलब कितना बचा, 4 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 2, सही है ना। 10+2 -6 -2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हाँ, आंसर इज करेक्ट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 12+2 -8 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आएगा, 14 -8 डिवाइड बाई 2, 6/2, इसका मतलब 3 आंसर होगा। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसमें कितना आंसर आएगा, 20 × 2 मतलब 40, +2 -21, नाइट्रोजन की केस में जोड़ना होता है, कितनी नंबर है नाइट्रोजन की, 1 है, तो जोड़ दो 1। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 42 -20 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आया, 22 डिवाइड बाई 2, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए कितना आएगा, 11 आएगा। तो जो सवाल है कि जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ना, तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर दे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछे, उसमें क्या करना है, सिंपल आपको पाई बॉन्ड और रिंग काउंट करनी होती है। लेकिन अगर दूसरा सवाल है, सवाल दूसरा क्या होता है, जहां पे आपको फॉर्मूला गिवन होता है, फॉर्मूला कैसे लगाते हो, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको लगाना होता है। मैं बोलूंगा इस फॉर्मूले को प्रेफर करो, ये थोड़ा सा आपके लिए एक कैलकुलेशन थोड़ी कम कर देता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की बजाय। ठीक है, तो 2C + 2 - H - X + N डिवाइड बाई 2, कार्बन की नंबर डबल करो। ठीक है, 2 जोड़ो, उसमें हाइड्रोजन घटाओ, हेलोजन है तो माइनस करना है, नाइट्रोजन है तो प्लस करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना। तो इस तरीके से सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, जब वन स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाते हैं, जब डिफरेंट एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, तब ये चीज यूज में आती। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज का क्या मतलब है, जैसे होमो का मतलब होता है सेम, मतलब ये ऐसे टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब ऐसे टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। होमो का मतलब क्या है, सेम। मतलब आप जैसे एल्कोहल की एक चेन ली, एल्कोहल में सबसे पहला कार्बन वाला जो कंपाउंड होगा वो मेथनॉल कहलाएगा, दूसरा एथेनॉल कहलाएगा। तो होता क्या है, एथेनॉल और जो मेथनॉल है, मतलब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, CH3OH और C2H5OH, इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं CH3CH2OH, तो ये एक दूसरे के होमोलॉग्स होते हैं। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले तो इनके अंदर सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, इनका मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, जब मैं बात करता हूं दो होमोलॉग्स की, तो उनके अंदर 14 एटॉमिक मास का या 14U मास का डिफरेंस होना चाहिए, या फिर उसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस इन द CH2 ग्रुप। ठीक है, डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर वेट और सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तब ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो जाती है किसी कंपाउंड के अंदर, तब वो कंपाउंड क्या कहलाता है, होमोलॉग कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे ये एक एग्जांपल हमने लिया, ऐसे ही मैं अगर एक एग्जांपल लूं, ये है हमारा N प्रोपेन, और दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, जैसे ये स्ट्रक्चर बनाई है, तो ये यहाँ पे एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये यहाँ पे एक कार्बन एटम है, यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन एटम है, यहाँ कार्बन एटम है, यहाँ पे भी कार्बन एटम है, यहाँ पे भी कार्बन। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपेन, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, तो जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये दोनों ही एल्केन टाइप के हैं, एल्केन के ही कंपाउंड है। ठीक है, इनका जनरल फॉर्म, एक कंडीशन और लिख सकते हो यहां पे कि इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है।
जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी सेम होना चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, और ये दोनों चीजें डिफरेंस होना चाहिए। CH2 ग्रुप का एडिशन होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसमें कम होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होना चाहिए। तो ये जब सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं, उस केस में हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड होमोलॉग्स हो सकते हैं। जैसे क्या है इसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, हाँ, यहाँ पे एक CH2 ग्रुप अलग है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है CH2 ग्रुप का, या फिर आप बोल सकते हो एटॉमिक मास में 14 का डिफरेंस होगा। दूसरा कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया ये कंपाउंड का, और एक इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, कार्बन कार्बन कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो ये दोनों भी एक टाइप के होमोलॉग्स हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एन प्रोपाइल एल्कोहल, ये हो गया हमारा एन ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये भी एक टाइप के होमोलॉग होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप है, OH ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप है। जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा। जैसे एल्केन के केस में आपको पता है क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2। तो इनका भी जनरल फॉर्मूला आपको सेम होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। यहाँ पे क्या होगा जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला होगा CnH2nOH, CnH2n+1OH। जैसे अप्लाई अगर इस चीज को करें, इसका फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में, स्ट्रक्चर अगर इसकी डिटेल बनाए तो वो है CH3CH2CH2OH, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या ही बनाई अपन ने, CH3CH2CH2CH2OH। इसके जनरल फॉर्मूले को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 कार्बन है, C3 बिल्कुल सही है। कितने हाइड्रोजन्स है यहाँ पे, चेन के अंदर कितने हैं भाई साहब, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 4 इधर, C3H7OH। यहाँ पे कितना है, C4H9OH। जनरल फॉर्मूला एल्कोहल्स का क्या होता है, CnH2n+1, डबल करना है कार्बन की नंबर को, उसमें एक जोड़ना है और OH ग्रुप। 4 का डबल 8, एक जोड़ा 9 हो गया OH, 3 का डबल 6, एक जोड़ा 7 हो गया OH। तो जनरल फॉर्मूला भी आपको सेम मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अलग है दोनों का, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी अलग है और मॉलिक्यूलर वेट भी अलग है। और CH2 ग्रुप यहाँ पे आपको ऐड होता हुआ दिख रहा है, देख सकते हो, एक CH2 ग्रुप यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे एक CH2 ग्रुप बढ़ गया, यहाँ पे 3, बाकी की चीज सेम है, CH3CH2CH2, CH3CH2CH2, लेकिन एक CH2 ज्यादा है। एक और कंडीशन कि जिस होमोलॉग का, मतलब जो दोनों कंपाउंड होमोलॉग होंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसको हम लोअर होमोलॉग बोलते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसको हम हायर होमोलॉग बोलते हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब सीक्वेंस में चल रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम एक एक ही बढ़ रहा है, उसके केस में कम वाले को लोअर, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है उसको लोअर होमोलॉग बोल दिया, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसको हायर होमोलॉग बोलते हैं। आइडेंटिफाई करना है ये कंपाउंड आपस में होमोलॉग है या नहीं, बिल्कुल है। कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, एल्केन है दोनों ही, ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये नॉर्मल पेंटेन है। सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि दोनों ही स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप कैसे सेम है, देखो ना तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, लेकिन सिंगल बॉन्ड तो दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है दोनों के अंदर, ठीक है। तो एक तरीके आप कह सकते हो एल्केन है ये। दूसरी कंडीशन क्या बोल सकते हो, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा, एल्केन है एक टाइप का। ये ब्यूटेन का क्या होगा, ब्यूटेन का हो जाएगा C4H9, सॉरी C4H10 हो जाएगा, इसका C5H12 हो जाएगा। इस एग्जांपल की बात करते हो तो ये दोनों भी होमोलॉग हैं, ये भी होमोलॉग हैं। क्यों, क्योंकि यार देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप से है, फिर दूसरी कंडीशन जनरल फॉर्मूला भी दोनों का सेम होगा, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो मैंने ये नहीं बोला है कि वो सीक्वेंस में ही चलेगा तभी होमोलॉग है, मैंने ये बोला है लोअर और हायर कहने के लिए आपको सीक्वेंस में चलना है। तो ये भी होमोलॉग्स है, ठीक, ये दोनों भी होमोलॉग्स है, ठीक है। अब सवाल ये है, इस कंपाउंड का नाम है फिनॉल और इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइलिक एल्कोहल। आप बोलोगे कि सर फंक्शनल ग्रुप सेम है, कैसे पता किया, OH ग्रुप है सर, इधर भी OH ग्रुप है, मॉलिक्यूलर वेट सर डिफरेंट है, ठीक है।
CH2 ग्रुप में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे CH2 ग्रुप नहीं है सर, यहाँ पे CH2 ग्रुप है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनरल फॉर्मूला सर वो भी सेम आना चाहिए, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि सर ये कंडीशन तो अप्लाई कर रहा है, तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, होमोलॉग होने चाहिए सर, ठीक है। CH2 ग्रुप में भी एडिशन आपको दिख रहा है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, फिनॉल और एल्कोहल दो अलग अलग कैटेगरी होती है, फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है ये, और जनरल फॉर्मूला की तो मैंने बात करी ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप इनका सेम नहीं है, सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाती है, ये नॉट होमोलॉग्स बोलना है, नॉट होमोलॉग्स। एक चीज और अपन डिस्कस कर लेते हैं होमोलॉग्स के साथ में, एक एनालॉग करके सीरीज और आती है, दैट इज एनालॉग सीरीज। एनालॉग सीरीज का क्या मतलब होता है, जैसे होमोलॉग में सबसे पहली कंडीशन है फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, एनालॉग में क्या होता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो हम जनरल फॉर्मूला की बात तो ना ही करें, ठीक है, उसमें नहीं जाते हैं। सबसे पहली कंडीशन है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दूसरी कंडीशन वहां पे मॉलिक्यूलर वेट क्या था या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, डिफरेंट था। एनालॉग्स में सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो जनरल फॉर्मूला सेम हो ही गया, ठीक है, तो उसकी बात अपन नहीं करेंगे। वैसे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर सेम मॉलिक्यूलर वेट आपको बोलना है, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। एग्जाम्पल दे दो सर, एग्जाम्पल के साथ में समझ में आ जाएगा हमको, ऐसे तो समझ में आपने बात कर ली थ्योरी की। जैसे एथेनॉल जो होता है CH3CH2OH, और इसका एनालॉग होता है, इसका जो एनालॉग है वो क्या है, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। दोनों का फंक्शनल ग्रुप आपको अलग अलग दिखेगा, OH है इधर फंक्शनल ग्रुप, इधर ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। दूसरी कंडीशन मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे सेम है सर, बताओ हमको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के बताओ, ऐसे दिख नहीं रहा हमको। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C2H5OH, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। और इसको मैं दो कार्बन है, हाँ सर, हाँ बिल्कुल दो कार्बन है, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को सर मैं अगर ऐसे लिख दूं C2H6O, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं सर, 6 हो गए। ऑक्सीजन कितना है सर, O केवल एक है, तो C2H6O इसको बोला जा सकता है। तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तब वो एनालॉग्स कहलाते हैं। जैसे कीटोन, और इसके एग्जांपल और भी हो सकते हैं, जैसे कीटोन और जो एल्डिहाइड होते हैं वो एक दूसरे के एनालॉग्स हो सकते हैं अगर आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ले रहे हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सेम डिफरेंट ही हो जाएगा लेकिन मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाता है। जैसे आप लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे CH3CH2CHO का, और दूसरी तरफ एसीटोन। एसीटोन यूज किया है कभी आपने, अगर लड़कियां हैं उन्होंने किया होगा, नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे इसका यूज किया जाता है। दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट सेम आएगा दोनों का। देख सकते हो, कैलकुलेट करके देख लो एक बार, सेम आ रहा होगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, C3H6O, 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, सॉरी 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। तो C3H6O दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर वेट सेम आ रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मतलब मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इसमें एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन। समझ में आया हम लोगों को। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, डिग्री ऑफ कार्बन, हम लोगों ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ लिया है, एनालॉगस और होमोलॉगस सीरीज के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ द सिग्मा एंड पाई। फिर कुछ सवाल करेंगे और इस पर्टिकुलर लेक्चर को हम लोग फिनिश कर रहे होंगे। बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे अपन ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं ना, तो उसमें कितने पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। एक डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं सर, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। बहुत सही, समझ रहे हैं अपन चीजों को। एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करते हो तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, वो हमको यहाँ पे काउंट करने हैं। तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा है, 2 पाई है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड नहीं है, बिल्कुल है। स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार की है ना,
यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये भी काउंट होगा। एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर, तो क्या बोलेंगे इसको, 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। यहां पे कैसे बोलोगे, कैसे काउंट करोगे, 3 तो ये हो गए सिग्मा बॉन्ड, नहीं दिख रहा, अभी यार दिखा देते हैं, ऐसी क्या बात है। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे अगर बना दें, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, फिर क्या है, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर 2 हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से अटैच्ड है। काउंट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सिग्मा पाई लोन पेयर तो दिखेंगे नहीं, तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, या फिर हम ऐसा करते हैं नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड की, पाई तो अपन को डायरेक्टली मिल ही जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, समझ में आया। यहां पे कैसे काउंट करोगे, ये स्ट्रक्चर तो डायरेक्टली दिख ही रही है, बट अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हमारी जो मुश्किलें हैं थोड़ी सी कम हो जाएंगी लगता है, हो रही कम, बिल्कुल। एक सिग्मा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा 2 पाई हमारा आंसर आना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में आप बहुत सारे बच्चे इसको डिकोड नहीं कर पाएंगे, ये क्या है, अरे यार इट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपाउंड, ये जो एल्कीन है हमारा C2H4 इथीन जो है उसका डेरिवेटिव है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से अपन बना रहे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसमें हमने हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ दिया है, साइनाइड जोड़ा है, और हमारी जो मुश्किलें हैं थोड़ी सी बढ़ गई, मुश्किलें तो नहीं, बहुत आसान सा ही है, अगर आपने डिकोड कर लिया यहां तक तो बाकी हो जाएगा सवाल। साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N। काउंट कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो याद रखना बस, एक पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा होता है, तो काउंट करें अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने सिग्मा हुए, 9 सिग्मा, तो 2 पाई इधर हैं, 2 पाई इधर हैं, 2 पाई इधर हैं, 2 पाई, कितने हुए 8 पाई, एक पाई इधर भी तो है, तो 9 पाई, तो 9 सिग्मा 9 पाई इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड हो जाएंगे। बेंजीन के अंदर करना स्टार्ट करें कि बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा पाई होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा इस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन आपको कनेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है। तो कितने आंसर आएंगे यहाँ पे, एक सिग्मा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 तो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गए, 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, तो 12 सिग्मा 3 पाई होते हैं। इसमें कर देता हूं मैं आपको, इसको मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसमें कैसे देखोगे, सबसे पहले तो हाइड्रोजन कनेक्ट कर लो, सबसे पहले तो हाइड्रोजन कनेक्ट कर लो, कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन कनेक्ट कर दें। सर यहाँ पे भी हाइड्रोजन इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, सर यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो जरा, कार्बन के 5 बॉन्ड बना दो, कर दो, नहीं कर दो, नहीं हो सकते ना यार, कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, कितने होंगे फिर, यहाँ पे 4 बॉन्ड ही बन सकते, 2 तो बने हुए हैं, 2 इधर तो कनेक्ट है यार, कार्बन कार्बन बॉन्ड इधर भी है सिंगल वाले, और 2 डबल बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड हो गए ना डबल बॉन्ड में, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। तो कैसे काउंट करोगे, करते चला, काउंट करना, 1 2 3 4 5 और 6 तो सिंगल बॉन्ड हुए, तो पहले ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना उनको काउंट कर लेते हैं, 9 10 11 12 13, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हुए, 14 15 16 17 18 19 20 21, एक बार और काउंट कर लेते हैं ताकि गलती के चांसेस ना रहे, 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड सिग्मा वाले, ठीक है, 6, गड़बड़ी करती ना, 5 6 फिर 7 जाएगा ना यहाँ पे, 6 के बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 और फिर 11, और फिर हमारे 12 13 14 15 16 17 18 19,
अभी भी कुछ गड़बड़ ही लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अभी ठीक है। तो 19 तो सिग्मा बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे? पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5, तो 5 पाई बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है जी। इसको आप एज अ होमवर्क लेना है। ठीक है, तो नेफ्लिन के अंदर 19 सिग्मा हो जाएंगे, 5 पाई हो जाएंगे। अब जैसे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जाए कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो आपको काउंट करना है। तो बड़ी इजीली अपन काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट करोगे? हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट कर दो इस तरीके से, ताकि अपन को सहूलियत रहे काउंट करने में, क्योंकि इस मुश्किलें बढ़ जाती हैं जल्दीबाजी में। एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है। 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड मैंने काउंट कर दिए। 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16। 16 सिग्मा बॉन्ड हैं। पाई कितने हैं? 1 2 3 और एक 4। 4 सिग्मा 4 पाई बॉन्ड हो गए इसमें, तो 16 सिग्मा 4 पाई। इस और लॉन पेयर भी बता सकते हो आप लोग। लॉन पेयर कितने होंगे? एक ऑप्शन पे 2 होते हैं, तो 3 ऑप्शन पे कितने होंगे? 6 लॉन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ी इजीली देख सकते हो। कैसे बताओगे? पहले तो हाइड्रोजन कनेक्ट कर लो, बाकी सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन करना है, कुछ उसमें ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक है, तो 6 तो ये हो गए, 6 और 4 6 और 4 नहीं 5 है। 1 2 3 बाबत 2 बॉन्ड कनेक्टेड है ना। इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम है पर बेंजोइक एसिड। यस, ठीक है। आप बोलोगे सर 2 ऑक्सीजन क्यों बना दी यहाँ पे? OH होना चाहिए था, यहाँ पे तो OH था। अरे ये कंपाउंड होता है, नाम होता है इस कंपाउंड का पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो 6 और 4 6 और 5 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 16 सिग्मा बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे? 1 2 3 और एक 4। 4 पाई है। लॉन पेयर बता सकते हो, वही सेम कंडीशन है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब पाई लॉन पेयर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। लॉन पेयर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। लॉन पेयर कार्बन पे तो होता नहीं है, किस पे होता है फिर? नाइट्रोजन पे होता है। कितना लॉन पेयर होगा? ओनली 1 लॉन पेयर। ऑक्सीजन पे कितने लॉन पेयर होते हैं? सर 2 लॉन पेयर होते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है, उसमें क्या घबराने की क्या बात है, 2 लॉन पेयर होते हैं। इस कंपाउंड का नाम भी था टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? फ्यूरेन। इसमें कितने लॉन पेयर होंगे? सर ऑक्सीजन अपना बिहेवियर तो बदलेगा नहीं, 2 ही लॉन पेयर होने चाहिए। इस कंडीशन में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे 1 लॉन पेयर होता है। कंपाउंड का नाम क्या है? पिरिडीन। क्या नाम है? पिरिडीन। फॉर्मूला क्या होता है? C5H5N। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। चलते हैं आगे। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने लॉन पेयर हैं? 2 तो ऑक्सीजन पे हैं, 1 नाइट्रोजन पे है, 3 लॉन पेयर हैं। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने हैं? अरे अंधों को भी दिख जाना चाहिए, बना के दिखाए हुए 4 होते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए देखिए, हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। हो सकता है आपको और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा हो, उसमें पर्टिकुलर फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला था? बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मोनोवैलेंट स्पीसीज कितनी है, उनको जोड़ दो, प्लस माइनस चार्ज डिवाइड बाय 2। वो फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं कर पाते अपन, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए नहीं है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर लग जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन को कैसे पता करना होता है हाइब्रिडाइजेशन का? सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। अगर केवल सिग्मा बॉन्ड, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे मान लो वहां पे कितने कितने सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ठीक है, 5 सिग्मा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। ठीक है, जनरली अपन को sp3 तक देखना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो मैक्सिमम 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, बट अपन इसको हटा ही दें ताकि डाउट रहे यहाँ पर दिमाग में। 4 सिग्मा बॉन्ड तक अपन चीजें देख सकते हैं। ठीक है,
तो अपन को कार्बन के साथ में डील करना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सारी चीजें अपन केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ लेते हैं। तो ये कहानी है, ये काउंट करने होंगे अपन को, उसके अकॉर्डिंग चीजें बतानी होती है। एसपी में अगर आपसे पूछे कि परसेंट एस कैरेक्टर कितने होते हैं, परसेंट एस कैरेक्टर इन द एसपी हाइब्रिडेशन, तो आपको पता है एसपी में होते हैं 25 50% होते हैं। सर कैसी बात कर रहे हो, 33.33 sp2 के अंदर, ठीक है। इसमें कितने होते हैं 25%, ठीक है। अगर मैं आपसे ईएन का ऑर्डर भी पूछूं ना, कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, किसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है? हमको तो पता है परसेंट एस कैरेक्टर ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, कहां पे पढ़ी है? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो कार्बन जिसमें परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है उसकी ईएन भी ज्यादा होगी, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी उसकी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। अब यहां से सवाल कैसे बनता है, आपको कोई भी पर्टिकुलरली कार्बन एटम बोल देगा, नंबरिंग कर देगा, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछ जाता है। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से आपको कनेक्ट होते हुए दिखने चाहिए, अपनी तीसरी आंख खोल के रखनी है अपन को, ठीक है, बंद नहीं करनी है, धीरे धीरे आपको देखनी है, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। तो सबसे पहले तो काउंट करते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। कितने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है? सिंपल, इसमें भी काउंट कर लो, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ऊपर ही लिख देता हूँ सिग्मा, है ना, क्योंकि नीचे वाला पाई हो जाएगा। तो इसके केस में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हुए, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। यहाँ पे क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इस तरीके से हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कैसे देखोगे? 3 हाइड्रोजन कनेक्ट होते हुए दिखने चाहिए कार्बन से, तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp3 होगा। इसमें भी आपको 2 हाइड्रोजन, 2 सिंगल बॉन्ड वैसे, तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 दिखना चाहिए। इस पर्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या निकालो? sp2, एक सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड, और एक कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड, तो 3 सिग्मा हो गए। इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे इन दोनों कार्बन की और इन दोनों कार्बन की, इन दोनों कार्बन की अगर बात करूं, तो एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ में है, इसका एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ में है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके लिए 2 सिग्मा बॉन्ड वाला केस हुआ, मतलब sp हाइब्रिडेशन होगा इसका, और सिमिलरली इसका भी sp हाइब्रिडेशन होगा। बाकी जितने भी कार्बन है ना यहाँ पे, बाकी जितने भी कार्बन इधर आपको दिख रहे हैं, सभी का sp2 हाइब्रिडेशन है। काउंट कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड, सभी का यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन है, सबका sp2 होगा। इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेंजीन में अपन जब बात करते हैं, बेंजीन के कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? नॉर्मल सा सवाल है, बहुत इजी सा सवाल है। कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे? एक हाइड्रोजन के साथ में भी होगा, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडेशन। सिंपल। इस केस में भी अब जब अपन आपसे पूछा जाए, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? आपको तो सिंगल बॉन्ड काउंट करने हैं, ठीक है, आपको तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड थोड़ा सा अलग केस है, लेकिन अपन को तो मतलब सिंगल बॉन्ड है, क्या बताया मैंने? सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो उस तरीके से अपन को चलना है। केवल हमको मतलब किस बात से है? सिग्मा बॉन्ड से। पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पे नहीं होता है। सिंपल क्या हाइब्रिडेशन निकलेगा यहाँ पे? sp2 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 sp2, इस तरीके से अपन को चीजें देखनी, ठीक है। अब जैसे सिंपल ट्रिक याद रखना, ये तो बस अपन ने दिखा दिया मैंने सारे। अब ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक क्या है यहाँ पे? ट्रिक ये है कि आपको
सिंगल बॉन्ड दिखता है कार्बन का सारे तरफ कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल क्या है, दो डबल बॉन्ड अगर बना ले तब क्या होगा, मतलब जैसे मैं यहां पे बात करता हूं CH2C डबल बॉन्ड, इसकी बात कर लूं मैं, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर आप क्या हाइब्रिडेशन बताओगे कि इस कंपाउंड का हाइब्रिडेशन, इस पर्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है। इस पर्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडेशन तो देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, अगर मैं इन दोनों हाइड्रोजन को हटा के यहां से ऐसे दिखा दूं, तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जब आप इधर देखोगे इस कार्बन का, इतने 2 डबल बॉन्ड बना लिए हैं, इसका मतलब उनमें एक एक सिग्मा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, और इसकी बैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होगा। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई। चलते हैं अगले कंसेप्ट को सीखने के लिए, कि जब अपन en ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करते हैं ना, जैसे कार्बन sp हाइब्रिडाइज की बात करोगे, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज की बात करोगे, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज की बात करोगे, तो उनमें ऑर्डर कुछ इस प्रकार से चलता है। बाकी मैंने आपको बताया en जो है वो परसेंटेज कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लोरीन की n कितनी होती है, 4 होती है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, इसकी 3.5 है। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3 होती है। उससे ज्यादा En हो जाती है किसकी, कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, फिर नाइट्रोजन sp2 से ज्यादा रखेगा। ठीक है, कार्बन sp2, कार्बन which is hybridized sp2 will have less En than the nitrogen, but carbon having the sp hybridization will have more En than the nitrogen। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं। बाकी इस पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करो, ये दोनों होमोलॉग्स हैं नहीं, ये दोनों होमोलॉग्स नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जब आप देखते हो यहाँ पे, इसका फंक्शनल ग्रुप कीटो फंक्शनल ग्रुप है, इसका फंक्शनल ग्रुप इनॉल है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होती है, लेकिन ये नॉट होमोलॉग्स बोलना, दीज आर नॉट होमोलॉग्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करता हूं, सबसे पहली कंडीशन फंक्शनल ग्रुप सेम है, CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा दिख रहा है, बाकी मॉलिक्यूलर वेट तो डिफरेंट ही होगा, तो ये होमोलॉग्स है, बिल्कुल बोलना है होमोलॉग्स है। बाकी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, मतलब आपको सबसे पहले तो 2 डिग्री कार्बन देखने पड़ेंगे, और 2 डिग्री कार्बन एटम देखने के बाद में बड़ी इजीली आप बता सकते हो। तो ये जो कार्बन एटम है ये 2 डिग्री है, क्यों 2 डिग्री है, इधर इधर जुड़ा हुआ है। ये कार्बन ये भी 2 डिग्री है, ये कार्बन ये भी 2 डिग्री है, और ये कार्बन ये भी 2 डिग्री है। ये कार्बन इधर अटैच्ड है, इधर अटैच्ड है, इधर अटैच्ड है, भाई साहब 3 जगह लगा हुआ है, तो ये तो 3 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री हुआ। ये कैसा है, ये 2 डिग्री है, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। तो कितने 2 डिग्री कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8। और याद करो एक 2 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो डबल बॉन्ड भी तो रख रहा है, अगर नॉर्मल सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तब वो 2 होता है, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इन सभी पे एक हाइड्रोजन है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 8 2 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाएंगे। आंसर क्या होगा इस चीज का, 8 हाइड्रोजन विच इज 2 डिग्री। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ना, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर इस कंपाउंड को बोलते हैं एमोक्सिसिलिन, विच इज अ एंटीबायोटिक ड्रग। आपने दवाइयां देखी होंगी जिन पे एमोक्सिसिलिन लिखा रहता है। एमोक्सिसिलिन एक टाइप की एंटीबायोटिक दवाई होती है, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ, या जो बैक्टीरिया उनके खिलाफ ये काम करती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको क्या देखने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम ही काउंट करने हैं, काउंट कर सकते हैं आप लोग। इसको मैं एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर बड़ी लग रही है देखने में, लेकिन जब तक टफ मामला करोगे नहीं, अपन टफ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तब तक अच्छे मतलब अपनी तैयारी अच्छी नहीं होती है। तो अच्छे सवाल करने की कोशिश करो, डरने की कोशिश नहीं है। आंसर इसका मैं बता ही दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है। द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स, क्या बोल रहा है कि आपको ऐसे सिग्मा बॉन्ड की नंबर बतानी है जिनमें कार्बन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे पता करोगे? सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, कार्बन अगर डबल बॉन्ड रखता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। यहाँ पे भी sp2 है, बट ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये कार्बन कैसा है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp2। जब काउंट करने की बारी आएगी तो काउंट कैसे करोगे, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा बॉन्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा बॉन्ड है। कितने ऐसे सिग्मा बॉन्ड है जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन रख रहे हैं या फिर मिक्सिंग हो रही है उसमें, तो वो 4 बॉन्ड है, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है ऐसे। इसको हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे sp3 है, हम sp3 को भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 4 ही आंसर होगा। इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए आपको क्या बताना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कैसे निकालोगे, मैंने फॉर्मूला साथ में लिख दिया है। मतलब हम डबल करेंगे कार्बन के नंबर, उसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें हाइड्रोजन की नंबर घटा देंगे, डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आया, 12 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। मतलब कितना आंसर आया इसका, इज इट राइट, 7/2 का मतलब 3.5। लेकिन क्या मैंने कैलकुलेशन सही करी है, 12 माइनस तो 3, रुको, C5 नहीं होगा ना भाई, ये C5 थोड़ी है, 5 कार्बन तो इधर है, ये C6 होगा। ठीक है, तो C6 अगर हम बात कर रहा हूँ C6H9O2 की, तो क्या करेंगे, डबल 12 होगा, 12 प्लस 2 माइनस 9, मतलब 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 का मतलब क्या हुआ, 14 माइनस 9 मतलब कितना हुआ आंसर, कितने होते हैं, 5। ठीक है, तो 5 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब इसका आंसर होगा 2.5। और ये 2.5 क्यों आ रहा है, 2.5 इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है। देखो सिंपल भी देख सकते हो, एक रिंग है, हाँ एक पाई बॉन्ड भी है, तो 2 आना चाहिए था, लेकिन ये माइनस जो है ये कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से ये 0.5 इंक्रीज कर देगा, तो यहाँ 2.5 आंसर होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। अगला क्वेश्चन जब हम बात करते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हाउ मेनी लीनियरली अरेंज एटम्स आर प्रेजेंट। देखो जब भी अपन हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा आइडिया इस बात का होना चाहिए कि देखो जब sp हाइब्रिडेशन होता है उसमें शेप कैसी होती है, लीनियर शेप होती है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। इतना तो पता है अपन को, वेस्पर थ्योरी याद होनी चाहिए। sp3 की जब अपन बात करते हैं उसमें शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, जब अपन लॉन पेयर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि कार्बन के रेस्पेक्ट में लॉन पेयर हो भी नहीं सकते, तो सिंपल अपन तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लीनियरली अरेंज एटम्स आर प्रेजेंट, मतलब इतने कौन, मतलब कितने ऐसे एटम्स हैं जो कि sp मतलब लीनियरली अरेंज है। sp के थ्रू जाओगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, लीनियरली अरेंज एटम के थ्रू देखो। देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सॉरी sp3 हुआ ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, जब मैं स्ट्रक्चर थोड़ी सी इसकी बना के आपको दिखाऊंगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होगी, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, फिर ये जो बॉन्ड होगा ये लीनियर ही दिखेगा इसके रेस्पेक्ट में, इसको अपन CH2 लिख देंगे। फिर जो अगला कार्बन होगा ना वो लीनियर ना होकर थोड़ी टेट्राहेड्रल शेप रखेगा, मतलब कार्बन यहाँ पे ऐसे CH3, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन जो है वो किस रेस्पेक्ट में जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन इसका sp3 है ना, तो एक हाइड्रोजन ऐसे आएगा बेस में, एक हाइड्रोजन डैश में जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब अपन देखेंगे एक CH3 ऐसे, एक हाइड्रोजन बेस में, एक हाइड्रोजन डैश में। तो हम जब लीनियरली अरेंज
कार्बन एटम की बात करेंगे तो वो कितने एटम है या फिर कितने एटम्स है जो लीनियरली अरेंज है? 3 क्यों दिख रहे हैं? सॉरी, 3 नहीं 4 होंगे ना। आपने क्या किया है यहाँ पे, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है सर। क्या गड़बड़ कर दी है मैंने? मैंने आपने गड़बड़ ये कर दी है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था, उसके बाद में ये CH2 कार्बन था, ठीक है, तो ये वाला केस होगा ना सर। हाँ, ये होगा, ठीक है। तो ये जो 4 कार्बन है ये यहाँ पे लीनियरली अरेंज है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितनी हो जाएंगी यहाँ पे? 4 आंसर हमारा आना चाहिए। तो हमने क्या सीखा? हमने आज के इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें सीखी। डिग्री ऑफ कार्बन के साथ में हमने लोगों ने डील किया, हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के साथ में डील किया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन के साथ में डील किया। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन कितने एटम्स के साथ में अटैच्ड है, वो डिग्री ऑफ कार्बन। फिर अपने डिग्री ऑफ एल्कोहल की बात करी, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी डिग्री क्या है? वो एल्कोहल की डिग्री होती है। फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती है, ठीक है। बाकी डिग्री ऑफ एमीन, नाइट्रोजन एमीन के अंदर कितने और कार्बन एटम से अटैच्ड है, वो होती है डिग्री ऑफ एमीन, ठीक है। अगला केस अपन जब बात करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। 2 तरीके क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, स्ट्रक्चर दे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछे, 1 पाई बॉन्ड 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 2 पाई बॉन्ड 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो दोनों को जोड़ दो, जितनी रिंग है जितने डबल बॉन्ड है जोड़ दो, निकल के आ जाएगा अपने सामने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बाकी ट्रिपल बॉन्ड के केस में 2 पाई बॉन्ड है ना, तो वो भी जोड़ देना अपन। इस तरीके से चीज चलनी। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, हमसे पूछा जाता है फॉर्मूला देकर के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले के बिना नहीं हो पाएगा, फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है। फॉर्मूला क्या है? जितने कार्बन है 2C+2 -H -X + N / 2। जितने कार्बन है डबल करो, +2 करो, उसमें हाइड्रोजन की नंबर कितनी है उसको घटाओ, हाइड्रोजन के केस में घटाना है, जितनी भी नंबर है नाइट्रोजन केस में जोड़ना है, ठीक है। ये सिंपल सी बातें थी। फिर अपन ने होमोलॉगस एनालॉगस की बात करी। बाकी जो हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट है वो अपन ने देखा, सिंपल अपन ने चीजें देखी है, लॉन पेयर काउंट करें, तो ये चीजें थी आज के इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट दी IUPAC नोमेनक्लेचर। सो लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।